बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती थी, लेकिन आज की तारीख में हमें छोटी छोटी जो है समस्याओं में उलझाकर सरकार ने रख दिया है। साथियों, मेडिकल का हमारा जो पैसा मिला करता था उसे हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ा करती थी। LTC, TADA वगैरह जो भी मिला करता था हमें कहीं उसके लिए बोलना नहीं पड़ता था। आज की तारीख में मेडिकल का पैसा भी 6-6 महीने 7-7 भर तक नहीं दिया जाता। सरकार की मोनोपोली बहुत ज्यादा चल रही है, तो इस क्षेत्र में हमें संगठित होकर सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। चाहे हमारा मजदूरों का आह्वान किसी भी फेडरेशन का, ट्रेड यूनियन का हो, हमें वहां पर बुलाया जाता है तो हमें अपनी वहां पर उपस्थिति दिखानी चाहिए, क्योंकि मक्कम की पहचान तभी बनेगी जब हम किसी भी संगठन का कॉल होगा और हमारा कॉल होगा तो हमें दूसरे फेडरेशन को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि एटक है, इंटक है, C2 है, बहुत सारे ऐसे संगठन जो मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक ही संगठन खड़ा रहता है, उसके साथ वो ये सोचते हैं कि जब दूसरा संगठन आएगा तभी हम लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन साथियों, अब वो जमाना नहीं है, क्योंकि फेडरेशन इस कदर हाल हो चुका है कि कुछ संगठन फेडरेशन अभी ये भी सोच रही है कि मैं अपनी दुकान अकेले चला लूंगा, लेकिन वो समय समाप्त हो गया है। आपने किसानों की लड़ाई लड़ी देखी होगी, क्योंकि 1 साल लड़ गया और 600 किसानों ने बलिदान दिया। तो साथियों, अगर जो हम हॉल में बैठकर अच्छे अच्छे विचार करेंगे, अच्छी अच्छी बातें रखेंगे, तो साथियों और हॉल के बाहर निकलते हुए विचारों पर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने देखा बाबा साहेब के स्टैच्यू पर माला और उनके विचारों में ताला लगा दिया जाता है। हमें बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाना है। बाबा साहेब का कारवा क्या था? बाबा साहेब के विचार ही उनका कारवा है, क्योंकि उनके विचार जितने फैलाएंगे, जितना प्रसार बाबा साहेब का होगा, क्योंकि बाबा साहेब ने केवल SC ST OBC के लिए नहीं किया, बाबा साहब ने इस देश के एक एक नागरिक के लिए किया है। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाए, जो महिलाओं की क्या स्थिति हुआ करती थी, आज महिलाओं की स्थिति बाबा साहब के हिंदू कोड बिल लाने के कारण बहुत सारे ऐसे जो उसमें प्रावधान थे वो लागू हुए और हमारी महिलाओं की स्थिति अच्छी हुई। और जो आरक्षण की बात करते हैं साथियों, आरक्षण पिछले दरवाजे से बंद सरकार ने एक तरह से कर दिया गया है, क्योंकि हमारे 19 फैक्ट्रियों में 41 फैक्ट्रियों 80,000 कर्मचारी हुआ करते थे, 20,000 SC ST के ही कर्मचारी हुआ करते थे। OBC की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 20,000 जब सब निजीकरण हो जाए, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, ये 20,000 नौकरी हमारे हाथ से निकल जाएंगी। आज आप उत्तराखंड में देख रहे हैं, आज दिन कोई ना कोई पेपर लीक होता रहता है। क्या हाल है? क्योंकि ये सब सरकार की विधि भगत होती है। पहले आप 10 वैकेंसी निकाल दो, करोड़ों रुपए से कमा लो। अगर जो 2 कर्मचारी आपने उसमें रखने हैं, 25-30 साल की सैलरी, उनकी जो फॉर्म भरने की फीस होती है उसी से उसकी सैलरी निकल जाती है, सरकार घर से कुछ नहीं देती। तो साथियों, बहुत ज्यादा हमें संघर्ष करना पड़ेगा, बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। साथियों, समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी बात को यह समाप्त करता हूं और धन्यवाद साथियों। मेरी धन्यवाद इंद्र सिंह जी, आपने अपने बहुत अच्छे विचार रखे। क्योंकि साथियों, समय भी बहुत हो चुका है, काफी देर से लोग बैठे हैं, अब हमारा कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है। आप सब लोग मुख्य वक्ता को सुनने के लिए आतुर होंगे। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मुख्य अतिथि OP गौतम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया आकाशवाणी दूरदर्शन SC ST एसोसिएशन, की वो आए और अपने विचार रखें। OP गौतम जी। धन्यवाद संचालक महोदय एवं मक्कम के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ भूपेंद्र सिंह जी मेरे काफ़ी पुराने मित्र हैं और हमारे दूरदर्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर बैठे कुलभूषण कुमार, जो यहाँ मूल निवासी संघ में काम कर रहे हैं, काफ़ी परिचित हैं और इन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनके लिए आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। और आप अभी तक सुनने के लिए हमारे प्रोग्रामों को बैठे हैं। और हमारे RV सिंह जी चले गए। RV सिंह जी दिल्ली में बहुत मीटिंग अटेंड करते हैं और बहुत अच्छा इनका वो है। साथियों, मुद्दा एक है, चाहे इसमें 10 लाइन लिखी हो चाहे 15 लाइन लिखी हो, वो मुद्दा है कि जो निजीकरण हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। जो हम आउटसोर्सिंग की जो बात कर रहे थे, आउटसोर्सिंग हो और जो संपदा पर जो लोग रखे जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग में भी हमें लिमिटेड है। उसका जो DOPT का ऑर्डर है वो ये क्लियर कहता है
कि आउटसोर्सिंग में 45 दिन या 45 दिन से अधिक आप किसी को डिपार्टमेंट में रखोगे तो उसको वही रूल रेगुलेशन लागू करने पड़ेंगे जो रेगुलर में आप करते हैं। इसीलिए और जो रूल रेगुलेशन सरकारी में होते हैं और उसी हिसाब से उनको जॉब दिया जाता है और रिजर्वेशन भी वो फॉलो होता है। साथियों, मुझे याद है कि माननीय काशीराम जी मंडल आयोग की लड़ाई लड़ रहे थे और मंडल आयोग के धरना प्रदर्शन में हम भी मंडी हाउस में बैठे थे, अपने ऑफिस के सामने बैठे थे, दूरदर्शन भवन के सामने। जबकि मैं उसी डिपार्टमेंट में नौकरी करता था, लोग मुझसे ये कहते थे कि तुम यहाँ बैठे हो और अंदर से कोई तुम्हारा फोटो वोटो खींच के और वो बता देगा तो आपको नौकरी बचाना मुश्किल पड़ेगा। मेरी नौकरी का कोई खतरा नहीं है, मेरी नौकरी लग गई और मैं धरना प्रदर्शन में, सामाजिक प्रदर्शन में बैठूंगा ही बैठूंगा। उसे मैंने बता भी दिया था, मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। हिम्मत होनी चाहिए हमें काम करने की। हम रोना रोएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे यहाँ हमारे साथी जो बैठे हैं, के बैठे हैं, कुलभूषण कुमार, हमारे यहाँ 2018 में भूपेंद्र सिंह जी को पता है, 2018 में सारी पोस्टों को रिजर्वेशन जो रिजर्व पोस्टें थी उन्होंने जनरल से भर दिया। हम लड़ाई लड़ते लड़ते 2022 में उनको कंप्लीट करा लिया है और अभी भी हम ये उम्मीद करके रख रहे हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और रिवर्ट करा के रहेंगे जो जनरल के लोग तुमने प्रमोट किया है। लेकिन हमारी हिम्मत चाहिए, उसके लिए जज्बा चाहिए। ऐसे नहीं कि हम संगठन बना लिए, संगठन चंदा इकट्ठा कर लिया, उन चीज़ों से कोई फायदा है नहीं। डिपार्टमेंट तभी मानता है जब उनके ऊपर आप चढ़ाई करोगे और हक की लड़ाई लड़ोगे। तो साथियों, ये जो अभी जो हमारे बात कर रहे थे, एक MP साहब की भी बात की हमारे RV सिंह साहब ने, और वो है उदित राज जी। उदित राज जी, मैं एक बार मिला उनके साथ, मेरा केवल पूरी लाइफ का एक ही दिन था जब वो भाजपा के MP थे। मैं उनकी कोठी पर गया क्योंकि दूरदर्शन के लोगों ने कहा कि उनका क्षेत्र है हमारे यहाँ और कुछ ट्यूबवेल लगाना है, तो उनसे आप चलो। मैं कभी गया नहीं हूँ, न वो मुझे जानता, मैं उसे जानता हूँ, ये सांसद है। मैंने उनसे बस एक शब्द कहा, मैंने कि सर, आपकी जो रेपुटेशन थी वो जब ज़्यादा थी जब आप परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और तूती बोलती थी आपकी और सुनना। मैंने कहा आज आप जब बुरा मान ले, आपकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। वो लोग कहते हैं कि यार गौतम साहब क्या कहते, मैंने कहा हकीकत है, इनके मुंह पे अगर मैं अच्छी अच्छी बात करूं तो ये मुझे वो कहेंगे, और जो हकीकत है जो लोग इनके लिए बोलते हैं मैंने इनको बोल दिया। तो कहने का मतलब है वो जब भाजपा में गए तो समाज का संगठन नहीं बनाया, उन्होंने अपना संगठन बना लिया और अपना पैदा कर लिया। तो हमें ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। बहुत है ऐसे लोग कि जो लोग अपने लिए काम करते हैं, समाज के लिए नहीं काम करते। नहीं तो साथियों, ये जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन नाम की चीज़ ही नहीं है कोई। ये रिजर्वेशन नाम की चीज़ नहीं है, ये हमारा प्रतिनिधित्व है। और ये जो प्रतिनिधित्व हमें मिला है वो कम्युनल अवार्ड की वजह से मिला है। हमें धोखा दिया है उसने, गांधी ने, जो पूना पैक्ट के माध्यम से। हमें नहीं चाहिए ये रिजर्वेशन, जो ये रिजर्वेशन कहते हैं। हमें पूना पैक्ट दे, क्या नाम है, कम्युनल अवार्ड दे दो। ये कम्युनल अवार्ड दे नहीं सकते। और आज वही MP इसीलिए बोलते हैं कि उनका जो वो कहते हैं कि भाई मैं तेरे वोटों से थोड़ी आया हूँ, वो हकीकत है, वो हकीकत है। अगर हम कहें उसे कि तू हमारी वोटों से नहीं आया तो किसी जनरल सीट से लड़के दिखा दे तू, फिर बताएंगे तू किसकी वोटों से आया। वो हमारे लिए काम नहीं करते, हमारे लिए काम नहीं करते, काम हमें ही करना पड़ेगा। और ये जो भूपेंद्र जी और इन्होंने जो मक्कम भाइयों ने ये एक मुहिम चलाई है, मैं कहता हूँ ये सब इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हों जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको हम इकट्ठा करें और तभी हम इनसे हासिल कर सकते हैं। वरना तो ये भगवा सरकार है, भगवा सरकार आपका कभी भी भला नहीं कर सकती, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ती रहेगी। जब इनके पास कोई पॉइंट आता है या कहीं दूसरी बातें करनी होती है
तो हिंदू मुस्लिम का सोचा छोड़ देते हैं। लोग हिंदू मुस्लिम के लिए सोशल मीडिया पर बकवास करते रहते हैं, लेकिन मैं साथियों सही बता रहा हूँ, जितना लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं और उसे अपने घर में भी इम्प्लीमेंट कर लें तो नंबर 1 तो इस देश से पाखंडवादी भाग जाएगा। मैं मंच पर बोलता हूँ, घर में देवी देवता को पूछता हूँ और बाद में ये भी कह देता हूँ, बीवी नहीं मान रही, बच्चे नहीं मान रहे। आजकल तो एक और कहानी सुना दी इन्होंने, दीपावली को दीप दानोत्सव के नाम से मनाने लगे। हम बहरूपिया हैं। हकीकत तो ये है कि हम लोग दीपावली को दीप दानोत्सव के नाम से मनाते हैं, क्योंकि बीवी ने कहा है कि भाई लड़ी लगानी है घर पर। लेकिन दीप दानोत्सव तो हमारा 14 अप्रैल है, 26 नवंबर है। दीप दानोत्सव तो वो है जो संविधान बाबा साहब ने सबमिट किया था और बाबा साहब का जन्म हुआ, उस दिन तो मनाओ ना दीपावली। उस दिन तो तुम अपने घर पर लाइट नहीं जलाते, नहीं तो पता लग जाएगा सारे ये सूत्र है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान की, इस संविधान की लड़ाई के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आप कहीं भी हो जाओ, किसी उस पर हो जाओ, लेकिन संविधान के नाम से एक प्लेटफॉर्म पर जब तक नहीं होगे, जब तक आपका कोई उद्धार नहीं होने वाला। जैसे बात कही थी हमारे आर्या साहब ने कही थी, मुझे आर्या साहब ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो एई और एग्जीक्यूटिव जेई बने थे साहब, उस समय जो आप बात कर रहे हो 2006 में एम नागराज की बात कर रहे हो, एम नागराज ने भी रिजर्वेशन की मना नहीं किया है। एम नागराज वाले केस में भी, लेकिन उसमें एम नागराज वाला जो केस है उसमें केजी बालाकृष्ण जी भी थे, वो तो शुरू कास्ट थे, वो तो रिजर्वेशन से ही आए थे। और उस समय बसपा नहीं होती और मानवर काशीराम नहीं होते और अपने राष्ट्रपति जी नहीं होते के नारायण जी, तो वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाते। लेकिन उन्होंने भी उस केस में एम नागराज वालों ने अपनी टिप्पणी नहीं की, उस बेंच के वो जज थे, लेकिन करनी चाहिए। लेकिन उन्हें दिख रहा था कि रिटायर होने के बाद मुझे कोई अच्छा पद मिल जाएगा। जैसे अभी अयोध्या वाले केस में उसने आस्था के आधार पर दिया है, तो साथियों ऐसे आप जो उम्मीद कर रहे हो कोर्ट से, कोर्ट में भी मनुवादी बैठे हैं, वो आपको जजमेंट नहीं देंगे। हमें पता है, मैं खुद दूरदर्शन और आकाशवाणी का केस लड़ रहा हूँ और KS चौहान जो एडवोकेट हैं वो हमारे एडवोकेट हैं, और क्योंकि वो जो सर्विस मैटर है वो सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट सुप्रीम कोर्ट में, उनसे ज़्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं है, वो भी केस हमारा लटका पड़ा है। तो कोर्ट से आप ज़्यादा उम्मीद भी मत करो, अपना तो अपने दम पर जूता तैयार रखो मजबूत। जब तक आपका जूता मजबूत नहीं होगा, जब तक आपको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है, चाहे कहीं भी चलो। जैसे आपने दौलत कमर जी की बात की, दौलत कमर बड़ा अच्छा वो कर रहे हैं, दिल्ली में भी जाते रहते। मुझे भी एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें बुलाया था, अखबार मेरी मिसेज की तबीयत खराब होगी तो मैं नहीं आया, नहीं तो मैं भी उस एक प्रोग्राम में उनके आना चाह रहा था। तो साथियों, अभी एक हमारे साथी कह रहे थे जो डिफेंस से है, लड़ाई चाहे इंटेक हो, चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, या XYZ कोई भी हो, या अपने डिपार्टमेंट की जनरल यूनियन हो, SC/ST की एक बात नहीं करता। SC/ST एम्प्लॉइज की एक आदमी बात नहीं करता है, तो आज हमें SC/ST एसोसिएशन बनाने की जरूरत नहीं थी। अगर कोई कहे कि भाई हम करते हैं, तो हमें SC/ST एसोसिएशन बनाने की जरूरत नहीं थी। ये लोग अपनी बात करते हैं, जब रिजर्वेशन की बात आती है, प्रमोशन की बात आती है, तो वो जो है उसके लिए चुप्पी चार साध लेते हैं। तो साथियों, हमें अपना घर मजबूत करना चाहिए, और इस तरीके से हम जब तक मजबूत नहीं बनेंगे, जब तक हमारा कोई भला नहीं करेगा। रही उसकी राजनीतिक क्षेत्र की बात, भाजपा अभी 2024 जब तक EVM है, भाजपा कहीं नहीं जा रही, भाजपा आएगी दोबारा, या EVM का विरोध करो कि भाई हमें वोट ही नहीं देना।
वो हमारी हिम्मत नहीं, क्योंकि उन्होंने आरएसएस, उनके पास ऐसा संघ है जो हमारे संघ से पहले, जो समता सैनिक दल की बात करते हैं हम, समता सैनिक दल से बाद में आरएसएस बना है। आरएसएस इतना मजबूत है, कांग्रेस की सरकार हो तो वो चलाता है, भाजपा की सरकार हो तो वो चलाता है, और आम आदमी पार्टी की सरकार हो तो वो चलाता है। हमारे जो एक संघ है जिसको नाम इंसाफ है, वो भी वामसेप से ही अलग हुआ है। उनकी मैगजीन में उन्होंने तभी लिख दिया था जब 2012 में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें ये सारे वकील और ये सारा अन्ना हजारे वगैरह इकट्ठे हुए थे कि ये संगठन आरएसएस ने बनाया है और इस आरएसएस अब इसको केजरीवाल को जिताएगी और इसमें कांग्रेस को दूर करेगी, और वैसा ही हुआ। हमारे लिए तो जैसे साहब काशीराम जी कहते थे, एक सांप नाथ है और एक नागनाथ है, ये हमारे लिए सब वही हैं। तो हमें अपना घर मजबूत करें और सब एक, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, किसी भी डिपार्टमेंट के हों, जब तक आप ये जो संविधान की जो बात कर रहे हो, संविधान रहेगा ही नहीं जब आपको इस लायक रहने नहीं देंगे, ये इस लायक रहने नहीं देंगे कि आप संविधान की लड़ाई लड़ोगे। इसीलिए पहले तो संविधान को बचा लो। जिस तरीके से ये निजीकरण कर रहे हैं, और निजीकरण उन्होंने मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, शायद आपको न ध्यान हो, सफाई कर्मचारी से शुरू किया था। और सफाई कर्मचारी से इसीलिए किया था कि ये सफाई कर्मचारी जो लोग हैं, जाति की ये मार्शल कौम है, और अगर इन्होंने शुरुआत कर दी वहाँ से, अगर ये झगड़ा वगड़ा करेंगे या धरना प्रदर्शन में उतरेंगे तो हम इसको वहीं का वहीं स्टॉप कर देंगे। लेकिन उनको पता था, इन्होंने, क्योंकि उनके लीडरों को उन्होंने घास डाल रखी थी, तुम बोलना मत, तुम्हें हम कमेटी का किसी चेयरमैन बना देंगे, उसका बना देंगे। और उन्होंने रिजर्वेशन, मतलब जो रिजर्वेशन था उसमें प्राइवेट निजीकरण सफाई कर्मचारी में रख दिया, और सफाई के बाद में आज के बाद तब से आज तक निजीकरण हो रहा है। तो आउटसोर्सिंग की बात लड़ाई हो रही है या संपदा पर जो रख रहे हैं, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दिल्ली में बहुत कम ऐसे केस हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग हो रही है वहाँ। लेकिन हम आउटसोर्सिंग में हम भी अपने डिपार्टमेंट में और दूसरे संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, MTNL वगैरह का भी मैं केस लड़ रहा हूँ। वैसे वकील नहीं हूँ, प्रोफेशनल, बस लड़ाई लड़ना है हमारा। समाज में जाके उनके साथ जो परेशानियाँ हैं उनको दूर करने के लिए हम अपना सहयोग देते रहते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा और धन्यवाद दूंगा मक्तम वालों का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मैं आया, और मैंने कोई ऐसा कटु शब्द बोला हो तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा और अपनी बाड़ी पे विराम लगाता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बुद्ध। धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदय, आपने अपने अच्छे विचार रखे। और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में मैं आमंत्रित करता हूं अध्यक्ष महोदय को कि वो आए और अपना अध्यक्षीय भाषण दें। अध्यक्ष महोदय। साथियों, हेलो, ये कार्यक्रम अपने महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच और मेरे बुद्धिजीवी साथी और मेरी बहन साथी, ये कार्यक्रम 3 बजे से शुरू हुआ था और लास्ट के पड़ाव पर ये पहुंच गया है, और मुझे लगता है 6 बजे तक का समय इसमें निर्धारित किया गया था। तो मुझे जो समय दिया गया है मैं ओवर टाइम में हूँ इस समय, तो माफी चाहता हूँ, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। अभी साथियों, जो ये निजीकरण पर और आउटसोर्सिंग को लेकर के और हमारे कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा, इसके चलते इस पर चर्चा की जा रही है। और मेरे साथियों ने जो इधर 3 घंटे चर्चा की, तो मुझे लगता है मेरे कहने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, और लोगों की समझ में आ गया होगा हमें करना भी क्या चाहिए।
लोगों ने इसका सॉल्यूशन भी बताया, लेकिन फिर भी मैं जो अपने तरीके से जो भी मुझे समझ में आता है मैं अपनी बात इधर रखूँगा। तो ये जो निजीकरण का जो मसला आज हम इधर चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे भारत में ये कंसेप्ट आया कैसे, आया कहाँ से? क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब हमारे जो मंत्री और जो लोग विदेशों में जाते हैं तो उधर बुलेट ट्रेन देखते हैं तो इधर आके कहते हैं यार हम भी बुलेट ट्रेन चलाएंगे, चाहे उनके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ना हो, लेकिन उन्होंने चलाना है। तो ये कंसेप्ट मैं बता रहा हूं सर, आया कहां से? एक राइटर हैं पीटर ट्रकर, जो अमेरिका के प्रबंधन सलाहकार रहे हैं और ये मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और डिसकंटिन्यूटी एक बुक है, उस पर इन्होंने लिखा है, इसमें इसका संज्ञान मिलता है कि ये निजीकरण का। और इसकी जो शुरुआत हुई 1979 में ब्रिटेन की जो श्रीमती मार्गरेट थैचर के समय में अनेक सरकारी उपक्रमों का जो है वहां निजीकरण किया गया, और उसके पश्चात बहुत सारे देशों में सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया गया, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है तथा ब्राजील आदि देशों में जो है ये उसके बाद उसके प्राइवेटाइजेशन का मामला शुरू हुआ। लेकिन साथियों वहां हमें जो लगता है वहां कारगर ये इसलिए संभव हो सका कि वहां कोई इस तरह का जैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारे यहाँ जाति के आधार पे है, लिंग के आधार पे है और धर्म के आधार पे है। मुझे ऐसा लगता है कि वहां जो पृष्ठभूमि है वहां ये संभव हो सकता है, लेकिन वो कंसेप्ट मुझे लगता है ये इधर भी लेकर के इधर आए, क्योंकि अगर हम बहुत पहले आजादी से भी पहले की बात करें या मुगलों से या उससे भी पूर्व की अगर बात करते हैं, तो ये जो सरकारी संपत्ति का जो मामला है या सार्वजनिक उपक्रमों का जो मामला है, पहले तो हमारे यहाँ राजाओं और जो है शासन प्रणाली हुआ करती थी और वो एकाधिकार उनके हाथ में था। तो आज वो इस व्यवस्था को आज आते आते एकाधिकार की व्यवस्था को फिर इस देश में लागू करना चाहते हैं। और जब अंग्रेज इस भारत में आए 1608 में, तो यहाँ 1608 में जब इधर अंग्रेज आए और उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है सर, लोगों में जातिवादी भेदभाव है, धर्म के आधार पे भेदभाव है, लिंग के आधार पे भेदभाव है, तो मैं बहुत ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने फिर जब 1947 से पहले जब इधर से उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम भारत से जाने वाले हैं, तो साथियों उन्होंने ये कंडीशन रखी अगर हम इनको सत्ता हस्तांतरण करके अगर चले जाते हैं तो ये स्थिति भारत के अंदर लगातार बनी रहेगी। तो उन्होंने शर्त रखी जब तक आप भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं करेंगे, जब तक एक इसका संविधान नहीं बनाएंगे, तब तक हम इस देश को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो साथियों ये जो आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करने का भी राइट्स अगर हमें मिला है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो मुझे लगता है अंग्रेज हमारे लिए काफ़ी कारगर थे। उन्होंने हमारे साथ जैसा कि पहले होता रहा, ऐसा इस तरह जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की जो प्रक्रिया थी कुछ कम हुई। और उसके बाद आते आते जो है 1991 में जो ये कंसेप्ट फिर दोबारा जब कांग्रेस की सरकार थी और जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो साथियों उस समय जैसे कि इसी विषय को लेकर के वाम सेव के माध्यम से काफी समय से इस पर चर्चा होती रही। यह नहीं है कि आज ये हमारे लिए निजीकरण का नया मामला नहीं है। जब खापर्डे साहब जिंदा थे तो ये लगभग 2000 से पहले भी ये एक किताब उन्होंने खापर्डे साहब ने लिखी और इसमें मैंने देखा कि इसमें निजीकरण का जो है जिक्र किया गया। तो साथियों मुझसे शायद थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, मैं एक पैरा उनका पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो कि उन्होंने इसमें लिखा। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण थे। नेहरू शासक और शोषक जातियों का प्रतिनिधित्व करते थे।
उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ाया क्योंकि वह देश के बड़े उद्योग और देश की आर्थिक व्यवस्था शासक जाति अपने हाथ में रखना चाहती थी। अंग्रेजों की हुकूमत देश में खत्म हुई तब उनके उद्योगों को अपने नियंत्रण में लेने और यह सरकार को सबसे बड़ी समस्या थी और इस समस्या का समाधान पब्लिक सेक्टर द्वारा किया गया। उसका उद्देश्य इस देश के शोषित जातियों को शेयर देना नहीं था। दूसरी एक बात, शासक और शोषक जातियों ने उस समय समाजवादी पैटर्न के नाम पर पब्लिक सेक्टर को की नीतियां बनाई और वही लोग आज निजीकरण और घुमंडीकरण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ खापर्डे साहब कहते हैं कि जो लोग उसके समर्थक थे वो आज जो है इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। मतलब जो इसके समर्थक थे निजीकरण, उसके सार्वजनिक जो है उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए, आज जो वो उसके विरोध में क्यों जा रहे हैं कि जो है सरकारी संपत्ति का जो है निजीकरण होना चाहिए। तो साथियों, आज जैसे कि लोगों हमारे साथियों ने बताया कि जो घाटे वाली संस्थाएं थी वो उनको नहीं बेच रहे, जो फायदे में जो अर्न करने वाली जो संस्थाएं थी उनको बेचा जा रहा है। तो साथियों, वो लोग एक व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो वो भला इतने हमारे जैसे बेवकूफ तो नहीं हो सकते कि जो वो घाटे वाली जो संस्थाएं जो चल रही हैं वो उनको जो है खरीदेंगे, है? अभी साथियों, ये अभी जो शिक्षा का निजीकरण और जैसे कि हमारी भारत में क्या है, जीवन जीने के लिए प्राथमिक हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य है। आज वो शिक्षा का भी निजीकरण कर रहे हैं। शिक्षा का किस तरह से कर रहे हैं? एटीएम की तरह है साथियों। अगर जब तक आपकी जेब में पैसा है, जब तक शिक्षा है, जैसे ही पैसा खत्म एजुकेशन खत्म। अभी उन्होंने हरियाणा में एक टेस्टिंग के तौर पे एक चिराग योजना शुरू की है। चिराग योजना शुरू करने में वो क्यों सरकारी संस्थाओं को ध्वस्त कर रहे हैं? वो हमारे लोगों को, जैसे कि हम अनपढ़ पहले थे कि हम सोच ना सके, उसी स्थिति में ले जाना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया चिराग योजना के तहत, देख लीजिएगा, उसको नेट पे भी शायद चिराग योजना का मिल जाएगा। अभी उसका विरोध हो रहा था, उसमें मैं और भूपेंद्र और सुदेश वगैरह उधर गए थे। सुदेश जी का एक उधर जो केस चल रहा है, तो उसमें यह कहा गया है कि अगर जो कक्षा 2 से लेकर 7 तक के कुछ बच्चे हैं उनको 7,000 समथिंग जो है सरकार कि वो ये कह रही है सरकार कि जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं वो किसी भी निजी स्कूल में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं जिसका खर्चा सरकार देगी। तो क्या होगा, कुछ समय बाद जब वो सरकारी संस्था स्कूल बंद हो जाएगा तो उधर जो है वो ये कहेंगे भैया अब हम जो है हमारे पास सरकारी कोर्स में पैसा नहीं है, हम आगे को पैसा नहीं दे सकते। इसी तरह से स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, जहां एक तरफ ये कहते हैं कि जो है इस समय एक प्रचार किया जा रहा है बहुत तरह से मीडिया के माध्यम से कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं वो लोग काम नहीं करते। तो इसलिए अभी लोगों का मन बन गया, अगर जरा सा बीमार होगा तो वो क्या गया सरकारी अस्पताल में तो डॉक्टर ही नहीं मिलता। यहाँ पे तो यार हमारे यहाँ मैक्स है और सिनर्जी है, इधर उधर है, तो उसमें चले जाते हैं। और साथियों इतना तक है, अगर हमारे साथ किसी के अगर कैजुअलिटी अगर उसमें हो गई तो लाश लेने के लिए भी उसकी कीमत देनी पड़ती है सुबह। क्या ऐसा जो सरकारी संस्था है ऐसा है? एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि सरकारी संस्था बिल्कुल बेकार है, तो फिर हम एम्स में क्यों जाते हैं? कोई भी मिनिस्टर कोई भी इस तरह का जो वीआईपी बीमार हो जाए तो सबसे पहले सिफारिश करके उसको एम्स में भर्ती करते हैं, तो वो भी तो सरकारी संस्था है। तो इसका मतलब वो जानबूझ करके जो जिले स्तर पे है, ब्लॉक स्तर पे है, मेडिकल व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। इसका मतलब वो उसको अपने जो पूंजीपतियों के जो डॉक्टर उधर बैठे हैं वो उनको फाइनेंशियली एडवांस देने के लिए मतलब ये हो रहा है। इसका मतलब ये है लोगों की चिताओं से वो जो है पैसा कमा करके एक महल बनाना चाहते हैं। मैं सर एक बिल्कुल अपनी एक घटना बताता हूँ। 2012 की मेरी सिस्टर को सर अचानक किडनी की प्रॉब्लम आई और मैंने यहाँ पर भर्ती कर दिया।
ये जोली ग्रांट में। तो जब मैं आया तो रात को मुझे पता चला कि आपकी सिस्टर की तबीयत खराब है, उसको वेंटिलेटर पर ले जाना पड़ेगा। उसको वेंटिलेटर पर ले गए, लेकिन सुबह मुझे पता चला कि मेरी सिस्टर एक्सपायर हो चुकी थी। और सुबह कहने लगे भैया 70,000 रुपया जमा करो तब आपको डेड बॉडी मिलेगी। मतलब वो हमारी लाशों की भी कीमत ले रहे हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत सारे हमारे साथियों ने अभी इसके बताया, मैं उस तथ्य पे बात करूंगा। अभी जैसे बीएसएनएल का चला, बहुत बड़ा सेक्टर है बीएसएनएल है, वो ये कह रहे कि बीएसएनएल हो गया है और जियो का जो है वो हमारे प्रधानमंत्री जी उसका प्रचार कर रहे हैं। साथियों, बीएसएनएल जो बनाया गया था फायदे और नुकसान के लिए नहीं बनाया गया था, वो लोगों की कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया था। वो कोई व्यापार के लिए नहीं बनाया गया था कि वो फायदे में रहेगा या घाटे में रहेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती, अगर उस सेक्टर को भी जो सुविधाएं आपने प्राइवेट सेक्टर को दी, तो क्या बीएसएनएल को नहीं दे सकते थे? बीएसएनएल भी उसी तरह से काम कर सकता था। 4G भी उसमें डेवलप किया जा सकता था, 5G भी उसमें डेवलप किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस 1-2 मिनट लूंगा। अभी साथियों ये बात चल रही थी, ये संविदा पर आउट ऑफ सोर्सिंग पे जो बात चल रही थी, इनका भविष्य मतलब कैसे सुरक्षित। लेकिन सबसे पहले से सवाल है, ये आउटसोर्सिंग और ये ठेकेदारी प्रथा या संविदा प्रथा ये आई कहां से? सवाल ये है कहां से? क्योंकि मैंने जो देखा कि पहले जो 5th पे कमीशन की हम बात करें तो जो ग्रुप डी की पोस्ट थी वो उस समय आकर के उन्होंने खत्म कर दी और उसको नाम दिया MTS। स्केल वही रहा, काम वही रहा, और उनको ये सांत्वना दे दी कि आपको C कैटेगरी में डाल दिया गया है। जो हमारे लोगों को, जो संविधान के बाद जो हमारे लोगों को बेनिफिट मिला और जो कक्षा 8 पास हुए, कक्षा 10 पास हुए, उनको ग्रुप डी में नौकरियां मिली, तो एक हमारे जीने का मकसद बना हमारा परिवार। मैं आज देखता हूं, आज एक मेरे साथी हैं जो 4th क्लास में थे, पहले बेरपाल जी मेरे साथ बैठे हैं, आज उसके 3 बेटे हैं, सब 3 ऑफिसर्स हैं। उन्होंने उसी नौकरी से मतलब अपने बच्चे की परवरिश की। तो ये जो आउटसोर्सिंग और जो संविदा का जो कंसेप्ट आया वो इसलिए आया कि उन्होंने ग्रुप डी का जो मामला है खत्म कर दिया। हमारे लोगों में जो छोटी छोटी नौकरियों से लोगों का रोजगार मिला, वो रोजगार SC/ST से एक तरह से उसका जो कम पढ़े लिखे तो वो बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और संविदा पर जो पहले उपनल के माध्यम से और वैसे जो रखे जाते थे, तो जो इस तरह से संविदा को उनको जल्दी से हटाया नहीं जाता था, जिस वेतन पे जिस स्केल पे उसे रखा जाता था और जो कर्मचारी को जो सुविधाएं थी उसके इक्विवेलेंट उसको छुट्टी की भी उसको दी जाती थी। लेकिन क्या किया, उसको आते आते